30 जुलाई को रूस ने हमला किया। यूक्रेन में बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। सैकड़ों स्ट्राइक ड्रोन भी उनके साथ थे। ये रूस की तरह एक और हवाई हमला और डराने की रणनीति थी, जैसा पहले भी देखा गया है। इस दिन यूक्रेन ने वो किया जिसका पुतिन सिर्फ सपना देख सकते हैं। 93% इंटरसेप्शन रेट। एक ही रात में रिकॉर्ड संख्या में रूसी हथियार गिराए गए, क्योंकि एक के बाद एक ड्रोन यूक्रेन की लगभग अभेद्य वायु रक्षा दीवार से टकराते गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के हमले के बाद सब कुछ साफ कर दिया। 30 जुलाई की शाम के अपने संबोधन में जेलेंस्की ने यूक्रेन के आसमान के रक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोबाइल फायर ग्रुप्स, विमानन और इंटरसेप्टर ड्रोन की तैनाती ने रूसी हमले से नुकसान काफी हद तक कम किया, जो सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा था। पुतिन डर फैलाना चाहते थे, डर पैदा करना चाहते थे। उनकी बुरी योजना, जैसा कि अक्सर होता है, यह थी कि यूक्रेन के शहरों में निर्दोष नागरिकों पर हथियार दागे। यूक्रेन के वायु रक्षकों की पेशेवरता उस रात साफ झलकी, जो अंततः जितनी विनाशकारी बनी उससे कहीं अधिक हो सकती थी, क्योंकि रिकॉर्ड संख्या में रूसी हथियार यूक्रेन की जवाबी आग में गिराए गए। 30 जुलाई को जो हमने देखा वह कोई अपवाद नहीं था। यह यूक्रेन की वायु रक्षा शक्ति के विकास, एक परिवर्तन का परिणाम था, जिसकी कल्पना रूस एक साल पहले भी नहीं कर सकता था। चलिए 2025 की शुरुआत में लौटते हैं। तब यूक्रेन की रूसी स्ट्राइक ड्रोन रोकने की दर अब से काफी कम थी। हालांकि वह दर बदलती रहती थी, लेकिन आमतौर पर यह 75% के आसपास और 80% के शुरुआती स्तर के बीच झूलती रहती थी। रूस के कई ड्रोन सुरक्षा भेद रहे थे। पुतिन ने पहले से कहीं ज्यादा शाहिद स्ट्राइक ड्रोन बनाने का आदेश दिया, जिससे उनकी भारी संख्या यूक्रेन की वायु रक्षा पर भारी पड़ रही थी। अब अगर हम 2026 की गर्मियों की ओर बढ़े, अब एक नई कहानी सामने आ रही है। आज भी रूस के ड्रोन खतरनाक हैं, लेकिन वे पहले जितने घातक नहीं रहे। इसका कारण यह नहीं है कि रूस अब कम ड्रोन बना रहा है या उसके ड्रोन खराब हो गए हैं। खैर, ज्यादातर ऐसा नहीं है, जैसा आप आगे जानेंगे। इसका कारण यह है कि यूक्रेन ने ड्रोन को रोकने में महारत हासिल कर ली है। 30 जुलाई की 93% इंटरसेप्शन दर उस महीने की खास उपलब्धि थी। जुलाई का महीना इस बदलाव का गवाह रहा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने रूस द्वारा भेजे गए शाहिद, इतालमास, गबेरा समेत 90% से अधिक स्ट्राइक ड्रोन गिरा दिए। मिसाइलों सहित यूक्रेन ने उस महीने रूस के लगभग 6000 हवाई खतरों में से 5300 को नष्ट किया। ये पूरी तरह परिपूर्ण अवरोधन दर नहीं है। एक बैलिस्टिक मिसाइल की समस्या है जिसे सुलझाना जरूरी है, लेकिन जब बात रूसी ड्रोन की आती है तो यूक्रेन की वायु रक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी है, जितनी कि पुतिन ने अपने आक्रमण की शुरुआत के बाद से कभी रही हो। अब लक्ष्य यह है कि यूक्रेन जो निरंतरता देख रहा है उस पर आगे काम किया जाए। यूक्रेन का लक्ष्य है कि वह रूस के 95% हवाई खतरों को रोक सके, जैसा कि पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने बताया। 30 जुलाई को यूक्रेन इस लक्ष्य के करीब था। ये आफ्टर एक्शन रिव्यू से पता करेगा कि क्या अच्छा हुआ और इंटरसेप्शन रेट को और बेहतर करने के लिए किस पर आगे काम किया जा सकता है। वैसे 93% बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये रूसी प्रोजेक्टाइल्स का रिकॉर्ड तोड़ प्रतिशत है, जिन्हें आसमान में ही नष्ट या भटका दिया गया, और यूक्रेन को इस पर गर्व होना चाहिए। जब वो अगले कदमों पर ध्यान दे रहा है, सबसे बड़ा सवाल है कि यूक्रेन ने ये कैसे किया। कहना आसान है कि इंटरसेप्टर ड्रोन ही इसके लिए जिम्मेदार थे, और इन ड्रोन ने वाकई में यूक्रेन की इंटरसेप्शन दरों में जबरदस्त बदलाव लाया है जब से इन्हें मैदान में उतारा गया है। 2026 के पहले 4 महीनों में यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन का उत्पादन 2.6 गुना बढ़ाया, फेडोरोव ने मई में बताया, और इंटरसेप्टरों ने उसी समय में गिराए गए शाहिद ड्रोन की संख्या दोगुनी कर दी। यूक्रेन इन किफायती इंटरसेप्टर ड्रोन की अहमियत को समझता है, जिन्हें बनाने में अक्सर केवल कुछ $1000 या उससे भी कम खर्च आता है। इसके ड्रोन निर्माता इंटरसेप्टरों की अगली पीढ़ी पर काम कर रहे हैं, जैसे कि स्टिंग 2, ताकि वे नए रूसी स्ट्राइक ड्रोन का मुकाबला कर सके, जिनमें जेट इंजन लगे होते हैं और जो मौजूदा इंटरसेप्टरों को पार कर जाते हैं। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन एक रात में 93% लक्ष्य मार गिराने में अहम हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाकी कहानी पर्दे के पीछे रही, जिसमें यूक्रेन की वायु रक्षा व्यवस्था का रूपांतरण शामिल था, जिससे 30 जुलाई जैसा दिन संभव हुआ। 2025 में रूस ने अपने स्ट्राइक ड्रोन झुंडों से पहले से ज्यादा सफलता पाई। यूक्रेन की वायुसेना कमान ने नई तकनीकें और प्रौद्योगिकियां लागू करनी शुरू की, जिन्हें बाद में इंटरसेप्टरों ने और मजबूत किया। मोबाइल वायु रक्षा समूह पूरे देश में तैनात किए गए। रूस के हवाई हमलों पर तेजी से प्रतिक्रिया मिल सकी। यूक्रेन ने अपने मौजूदा सैन्य राडार से आगे बढ़कर नागरिक राडार प्रणालियों को भी
अपनी हवाई सुरक्षा में शामिल करना शुरू किया। हर ड्रोन या मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल हुआ, जिससे यूक्रेन को देश भर में मजबूत राडार कवरेज मिली। डेल्टा जैसी प्रणालियां जो यूक्रेनी बलों के बीच संचार और डेटा साझाकरण को केंद्रीकृत करती थीं और विकसित हुई, वे बेहद जरूरी बन गई। तेज डेटा आदान प्रदान से यूक्रेन की मोबाइल वायु रक्षा टीमों को और गति मिली। इस अवधि के दौरान यूक्रेन जो बना रहा था वह एक ऐसा सिस्टम था जो जमीन पर गणनाएं करने और वायु सुरक्षा सौंपने की अनुमति देता था, और यह सब लगभग वास्तविक समय के जितना करीब हो सके उतनी जल्दी हो सकता था। यूक्रेन को अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से भी मदद मिली है। आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही प्रारंभिक पहचान प्रणाली भी दी गई है जो यूक्रेन सीमा पार करते ही या उससे पहले खतरों का पता लगाने देती है। कुछ मामलों में यूक्रेन रूसी ड्रोन को तभी रोकने में सक्षम है जब वे अभी भी पुतिन के क्षेत्र में उड़ रहे होते हैं, जो इन प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का महत्व दर्शाता है। ये सब मूल काम था। इसके बिना यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन की सफलता संभव नहीं होती। यूक्रेन के मोबाइल फायर ग्रुप्स 30 जुलाई को उसकी सफलता की मुख्य वजह थे। अधिकांश ग्रुप्स यूक्रेन के क्षेत्रीय रक्षा बलों के लड़ाकों और ऐसे स्वयंसेवकों से बने हैं जो अपने लोगों की रक्षा के लिए यूक्रेन के भीतरी इलाकों में सेवा देने को तैयार है। हर ग्रुप को इंटरसेप्टर ड्रोन, पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन जैसे एयर डिफेंस हथियार दिए गए हैं। वे ऑल टेरेन व्हीकल्स भी चलाते हैं, जो उनके लिए बहुत जरूरी है, ताकि जैसे ही खबर मिले कि रूस के शाही ड्रोनों का एक और झुंड आ रहा है, वे तुरंत अपनी पोजीशन पर पहुंच सके। न्यूज स्काई के अनुसार इन मोबाइल फायर ग्रुप्स ने जुलाई 2026 में रूसी ड्रोन के अवरोधनों में 60% हिस्सा दर्ज किया, जिससे उनकी उपयोगिता और घातकता साबित होती है। उन्हें घातक भी होना चाहिए। इन ग्रुप्स के हर सदस्य को लंबी ट्रेनिंग करनी होती है जो कई हफ्तों तक चलती है, जिसमें रात में काम और तेज तैनाती प्रोटोकॉल शामिल है। यह ट्रेनिंग नागरिकों को रक्षक बना देने के लिए काफी है। और भी बहुत कुछ है। मोबाइल फायर टीमों, इंटरसेप्टर ड्रोन और पता लगाने वाली प्रणाली के अलावा यूक्रेन के पास हवाई रक्षा की एक और रणनीति है। सोवियत और पश्चिमी दोनों तरह के फाइटर जेट्स। 30 जुलाई को सोवियत दौर के जेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। यूक्रेन के Su-27 और MiG-29 पायलटों ने स्ट्राइक ड्रोन पर ध्यान नहीं दिया। उनका काम था रूस की अधिक से अधिक क्रूज मिसाइलें मार गिराना। उन्होंने ठीक वही किया। यूक्रेन के पायलटों ने रूस की 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें गिराई। मोबाइल फायर टीमों की तरह इन पायलटों को ग्राउंड रडार स्टेशनों से रियल टाइम जानकारी मिलती है, जिससे वे हमले वाले इलाके में खतरा बनने से पहले वहां उड़ सकते हैं। यूक्रेन के जेट्स को अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट्स, एयर टू एयर मिसाइलें व इंफ्रारेड ट्रैप्स मिले हैं। कुल मिलाकर ये खतरनाक रक्षात्मक साधन है, जैसा कि उन्होंने यूक्रेन की रिकॉर्ड तोड़ रात के दौरान साबित किया। पश्चिमी विमान जैसे कि F-16 जो यूक्रेन को उसके साझेदारों से मिले हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। ये सोवियत विमानों से भी ज्यादा अहम हो सकते हैं। जनवरी 2026 तक एविएशन वीक ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन के F-16 ने अपनी 1000वीं हवाई जीत दर्ज कर ली थी। इसके बाद से शायद कई 100 और जोड़े जा चुके हैं। हालांकि हमें नहीं पता कि 30 जुलाई को उन्होंने अपने कुल स्कोर में इजाफा किया या नहीं। आपने देखा होगा कि हमने रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों का कम जिक्र किया है। इसकी एक वजह है जिस पर हम जल्द बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि 30 जुलाई ही ऐसा दिन नहीं था जब यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड तोड़ा हो। 2 अगस्त को यूक्रेन के सीमा रक्षकों ने अपना खुद का रिकॉर्ड बनाया, जब उन्होंने यूक्रेन के चेर्निहिव क्षेत्र में एक रूसी ज़ाला Z-20 ड्रोन का अवरोधन किया। दूरी हैरान कर देने वाली थी। यूक्रेन ने 6858 मीटर यानी 6.85 किलोमीटर की हैरान कर देने वाली ऊंचाई पर एक रूसी ड्रोन को अवरोधित किया। रूस का जाला Z-20 के पास कोई मौका नहीं था। इसकी ऑपरेशनल रेंज इंटरसेप्टर से ज्यादा है, जो 100 किलोमीटर तक है, लेकिन रेंज से बाहर जाने में सक्षम होना तब ज्यादा मायने नहीं रखता जब हर चीज देखने के लिए डिजाइन किया गया ड्रोन पीछे से आ रहे इंटरसेप्टर को पकड़ने में नाकाम हो जाता है। रूसी ड्रोन हवा में ही फट गया, ठीक वैसे ही जैसे 30 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर जो प्रोजेक्टाइल छोड़े थे उनमें से 93% हवा में ही फट गए थे। दुर्भाग्य से यूक्रेन को सभी खबरें अच्छी नहीं मिली। 93% इंटरसेप्शन रेट सराहनीय है। यूक्रेन की वायु रक्षा में एक कमी है जिसे तुरंत भरने की जरूरत है, लेकिन क्या उस कमी को दूर किया जाएगा? हमारे साथ बने रहे और आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ये है मिलिट्री शो। यहाँ ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली आने वाली चीजें कभी मिस ना करें। यूक्रेन के रिकॉर्ड तोड़ 30 जुलाई का दूसरा पहलू यह है कि रूस को अपने हमले में कुछ हद तक सफलता मिली। यूक्रेन की इंटरसेप्शन टीमों ने जितने हो सके उतने अधिक नागरिकों की रक्षा करने में शानदार काम किया। 93% इंटरसेप्शन रेट का मतलब है कि रूस की 7% प्रोजेक्टाइल्स यूक्रेन की हवाई रक्षा को पार कर गईं। जो हथियार इसमें सफल हुए वे रूस के सबसे शक्तिशाली है। रूस के हमले के तुरंत बाद कीव इंडिपेंडेंट ने बताया
कि कम से कम 8 लोग मारे गए, 50 लोग घायल हुए। इनमें अधिकतर या सभी नागरिक थे। सबसे बड़ी त्रासदी क्रीवी रिहा में हुई, जहां एक रूसी प्रक्षेप्य उनके घर पर गिरा, जिससे एक ही परिवार के कम से कम 5 सदस्य मारे गए। वह एक बैलिस्टिक मिसाइल थी। यही वह हथियार है जिसके लिए यूक्रेन को तुरंत कोई समाधान ढूंढना जरूरी है, ताकि वह अपनी ड्रोन और क्रूज मिसाइल अवरोधन दर से भी ज्यादा नागरिकों की सुरक्षा कर सके। बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन की वायु रक्षा में सबसे बड़ी चुनौती है। जेलेंस्की ने 1 अगस्त को कीव पर हमले के बाद, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, इसका खुलासा किया। मिसाइलों ने तबाही मचाई। 1 अगस्त को रूस की 27 में से यूक्रेन सिर्फ 1 मिसाइल ही रोक सका। इसके बाद जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टमों के लिए खास तौर पर और ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्टर देने की फिर से मांग की। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पास ये लगभग खत्म हो चुके हैं। अगर उसे रूस से सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए और मिसाइलें नहीं मिलती हैं, तो ऐसे और दिन आएंगे जब क्रेमलिन में बैठा युद्ध अपराधी यूक्रेनी नागरिकों की हत्या करेगा। ये बहुत जरूरी है कि हमारे साझेदार समझे कि ये सिस्टम गोदामों में काल्पनिक परिस्थितियों के लिए पड़े रहने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें यहाँ और अभी चाहिए, जेलेंस्की ने कहा और आगे जोड़ा, हर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पैकेज हमारी जान बचाता है और हर रात जब हमारे पास ये नहीं होते, लोग हताहत होते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले भी ऐसी अपीलें कर चुके हैं। चुनौती यह है कि यूक्रेन के सहयोगी अपनी रक्षा की भी चिंता करते हैं। सभी एयर डिफेंस मिसाइल देना विकल्प नहीं है, भले ही इससे यूक्रेन को मदद मिले। यूक्रेन के लिए पैट्रियट मिसाइल खरीदना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ही कारण है। अमेरिका ने युद्ध से पहले के 2330 पैट्रियट मिसाइलों में से करीब 1430 खर्च कर दी है। बीबीसी ने जुलाई के अंत में यह रिपोर्ट किया था। अमेरिका यूक्रेन को मिसाइलें बेचने में हिचकिचा रहा है और मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं देगा। यूक्रेन के सहयोगी पर्ल सिस्टम से खरीदारी कर जेलेंस्की की अपीलों का जवाब देने में मदद कर सकते थे, लेकिन अब उनके हाथ बंद गए हैं। यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइल की समस्या है। विकल्प क्या है? इंटरसेप्टर मिसाइलों का निर्माण, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका यूक्रेन पहले से इस्तेमाल कर रहा है, एक संभावित समाधान बनकर उभरा है। जुलाई में फ्रांस ने यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल और ASM हैमर निर्देशित बम समेत कई फ्रांसीसी हथियार बनाने का लाइसेंस देने की घोषणा की। इस सूची में एस्टर एयर डिफेंस मिसाइलें थी, जो यूक्रेन के SAMPT सिस्टमों में उपयोग होती हैं। यूक्रेन के लिए और भी अच्छी बात यह रही कि फ्रांस की घोषणा से 1 हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन को लाइसेंसिंग डील के जरिए पेट्रियट मिसाइलें बनाने की अनुमति दी जाएगी। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है और देश उन साझेदारियों को स्थापित करने की दिशा में अच्छी तरह आगे बढ़ रहा था, जो निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए जरूरी थी। ये सब तब भी हो रहा था जब ट्रंप का बयान शायद से निश्चित रूप से में बदला भी नहीं था। 23 जुलाई को जेलेंस्की ने यहाँ तक घोषणा की कि रेथियोन, जो पेट्रियट मिसाइलों के निर्माताओं में से एक है, ने यूक्रेन के साथ मिलकर उनका संयुक्त उत्पादन करने पर सहमति जताई है। काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो कोई भी ट्रंप पर ध्यान देता है वो जानता है कि वो जो कहते हैं और जो करते हैं वे अक्सर 2 बहुत अलग चीजें होती हैं। ऐसी स्थिति पैट्रियट मिसाइल लाइसेंसिंग में भी दिखती है। यह विचार पूरी तरह से खारिज नहीं हुआ है, कम से कम अभी तक तो नहीं। 31 जुलाई को CNBC ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने शायद अपना रुख पूरी तरह पलट दिया हो। कैंप डेविड में कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा, पैट्रियट तकनीक देना आसान नहीं है। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के लाइसेंसिंग सौदों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये संभावना रहती है कि जिन्हें लाइसेंस दिए जाते हैं वे कभी भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारी पेट्रियट लाइसेंस पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रंप ने लाइसेंसिंग की घोषणा तब क्यों की जब उन्हें खुद भी यकीन नहीं था कि वे इसे आगे बढ़ाएंगे? क्या वो सिर्फ अंक बटोरना चाह रहे थे? ट्रंप की पैट्रियट्स पर बड़ी घोषणा अंकारा NATO शिखर सम्मेलन में हुई थी। संभव है वे उसी कार्यक्रम से सुर्खियां पाना चाहते थे। क्या ट्रंप ने अपनी रिसर्च नहीं की थी? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने रेथियोन या लॉकहीड मार्टिन से इस सौदे पर बात नहीं की, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार दिख रहे थे। एकमात्र चीज जो हमें निश्चित रूप से पता है वो ये है कि इन शब्दों की जो स्पष्टता थी, हम आपको पेट्रियट्स बनाने का लाइसेंस देने जा रहे हैं ताकि आप ये शिकायत ना कर सके कि हम आपको पर्याप्त नहीं दे रहे। उसकी जगह अब ट्रंप प्रशासन की ओर से गोलमोल बातें आ गई हैं। यूक्रेन निराश होगा, पर असल में ये लाइसेंसिंग डील्स यूक्रेन की तत्काल बैलिस्टिक मिसाइल चुनौतियों का समाधान नहीं करती। पैट्रियट और एस्टर मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग लाइनें स्थापित होने में महीनों या संभवतः सालों लगेंगे। यूक्रेन भी समस्या हल करने की कोशिश कर रहा है। ये अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ फ्रेया कोड नामक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, लेकिन फिर से समय ही समस्या है। UKR इन्फॉर्म के अनुसार यूक्रेन को उम्मीद है कि इस नए सिस्टम का प्रोटोटाइप 2027 के मध्य तक तैयार होने की उम्मीद नहीं है, जिससे रूस को करीब 1 साल तक बैलिस्टिक मिसाइल से नुकसान पहुंचाने का मौका मिलता है। इस समय यूक्रेन की मदद का एकमात्र उपाय है कि वो
अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ज्यादा एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइलें ले। यही उसकी असली समस्या है। ड्रोन इंटरसेप्शन रणनीति के लिए किया गया सारा बुनियादी काम उसके मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टमों के भी काम आता है। सब कुछ भंडार पर निर्भर करता है। यूक्रेन के पास रूसी हमलों रोकने की पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं है। चैथम हाउस ने अन्य समाधान सुझाए हैं। स्काई शील्ड परियोजना का विस्तार मदद करेगा। अब 120 यूरोपीय लड़ाकू विमान सिर्फ पश्चिमी यूक्रेन में मिसाइलों को मार गिराने के लिए संघर्ष में शामिल होंगे। ये यूक्रेन के क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा कवर करेगा। लेकिन इसमें यह जटिलता है कि अगर ऐसा होता है तो पुतिन इसे तनाव बढ़ाने का दावा करेंगे। जर्मनी की टॉरस मिसाइलों जैसे और अधिक आक्रामक हथियार उपलब्ध कराना भी एक विकल्प हो सकता है। यहाँ सोच ये है कि जब भी रूस मिसाइल हमले करे उतनी ही ताकत से जवाब देकर उसे रोका जाए। लेकिन हथियारों की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति समस्या है। जो भी समाधान निकाला जाए उसे जल्द ही लागू करना जरूरी है। यूक्रेन का भविष्य इसी पर निर्भर है। फिर भी 30 जुलाई यूक्रेन के लिए बड़ी सफलता मानी जा सकती है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल रणनीति अभी भी है, लेकिन उसकी लंबी दूरी की ड्रोन रणनीति बिखर रही है। यूक्रेन की वायु रक्षा बहुत मजबूत है। इंटरसेप्टर ड्रोन अपग्रेड्स के साथ रूस द्वारा शाहिद ड्रोन में महंगी जेट तकनीक भी उसकी मदद नहीं करेगी। आंकड़े खुद सब कुछ बयां करते हैं। 30 जुलाई को 93% प्रोजेक्टाइल्स इंटरसेप्ट किए गए और आक्रमण की शुरुआत से अब तक 4,45,000 से ज्यादा रूसी हवाई लक्ष्य मार गिराए गए हैं। रूस अब दबाव महसूस कर रहा है। अब उसे यूक्रेन की बराबरी के लिए और तेजी से ज्यादा शाहिद ड्रोन बनाने पड़ रहे हैं। हमने अप्रैल में उस दबाव का असर देखा जब शाहिद ड्रोन के फुटेज सामने आए, जिनमें वे इंटरसेप्टर द्वारा गिराए जाने से पहले ही जैसे टूटते बिखरते नजर आ रहे थे। पैनल फटे हैं, विंग टिप की सतह मुड़ी सिकुड़ी है। एक मामले में एक ड्रोन की नोज फेयरिंग पूरी तरह गायब है। यूक्रेन की इंटरसेप्ट क्षमता रूसी निर्माण पर दबाव डाल रही है। यही तो पूरी बात है। रूस को अपने स्ट्राइक ड्रोन मामूली नतीजों के लिए खपाने पर मजबूर करो तो पुतिन और तेजी से नए ड्रोन बनाने का आदेश देंगे। जल्द ही यूक्रेन को शायद इंटरसेप्ट करने की जरूरत ना पड़े। शाहिद अपने आप ही आसमान से गिरने लगेंगे। अब यूक्रेन को रूस के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे का जवाब चाहिए। रूस की वह एक चीज भी खत्म हो जाएगी जो अभी भी काम करती हुई लगती है। पुतिन शायद खुश हो कि उनके पास यूक्रेन के खिलाफ कम से कम एक बढ़त है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। रूस की वायु रक्षा व्यवस्था अच्छी हालत में नहीं है। यूक्रेन ने ट्रोजन हॉर्स घुसाकर यह सुनिश्चित किया, जिससे ये नतीजा हुआ कि बाकी जानने के लिए आपको हमारा वीडियो देखना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और मिलिट्री शो के लिए नोटिफिकेशन ऑन करना न भूले, क्योंकि हम यूक्रेन युद्ध के हर बड़े घटनाक्रम को कवर करते हैं। और देखने के लिए धन्यवाद।